सबसे पहले देखो क्या बात आती है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है। सबसे पहले होता है फाइनल गुड्स, दूसरा आता है इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा आता है कंज्यूमर गुड्स, चौथा आता है कैपिटल गुड्स। ये चार प्रकार के गुड्स पाए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। चार प्रकार के गुड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स होता है? जो बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन को पार कर दिए होते हैं, मतलब जिसमें और प्रोडक्शन की गुंजाइश ना हो, जिसमें कोई और प्रोडक्शन ना हो सके, फाइनल गुड्स होता है वो। फाइनल गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, एक कंज्यूमर फाइनल गुड्स। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स क्या? जो बनाया ही प्रोड्यूसर के लिए गया हो, जो फाइनली प्रिपेयर ही प्रोड्यूसर के लिए किया हुआ है, जो यूज ही प्रोड्यूसर करता हो, उसके अलावा कोई यूज ही नहीं करता उसको, प्रोड्यूसर ही यूज करता है उसको फाइनली, ठीक है। फाइनल गुड्स बोलते हैं उसको। और जैसे कंज्यूमर फाइनल गुड्स कौन सा था? जो कंज्यूमर फाइनली यूज कर रहे हैं। मान लो अपा ये पेन है, कंज्यूमर फाइनली इसको यूज कर रहे हैं, तो ये कंज्यूमर फाइनल गुड्स है। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे ट्रैक्टर है, क्या ट्रैक्टर मतलब घर में रहने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है? नहीं, ये फार्मर के लिए बनाया जाता है। सीमेंट वगैरह ढोने वाले लेते हैं, यूज करते हैं, प्रोड्यूसर यूज करते हैं ट्रैक्टर को, ठीक है ना। तो नॉर्मल यूज नहीं करते ट्रैक्टर को, तो ये चीज है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनली बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर दिए, जिसमें और प्रोडक्शन की गुंजाइश ना हो। इसमें दो गुड्स आ सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स एंड कंज्यूमर फाइनल गुड्स। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट मतलब होते हैं जो तीन बातें होती है इसके अंदर में। या तो देखो ये रीसोल्ड होते हो, मान लो मैं होलसेलर हूं, मैंने तेरे को माल बेचा रिटेलर को, तो वो कौन सा गुड्स है तेरे लिए? इंटरमीडिएट। मेरे लिए कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट। पीछे वाले के लिए कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट, ठीक है ना। हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्यों? तुम वैल्यू ऐड करके बेचोगे उस गुड्स को, इसलिए वो तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। मान लो मेरे पास इस पेन का प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बना के, ये प्लास्टिक मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, फैक्ट्री वाला हूँ, मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। मेरे केस में भी इंटरमीडिएट, तुम्हारे केस में भी इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तुम रिसोल्ड करोगे इसको, इंटरमीडिएट है वो गुड्स। तुम इसमें वैल्यू ऐड करोगे, इंटरमीडिएट है गुड्स। तुम इसको बना के बेचोगे, तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट है गुड्स। सही बात है कि नहीं है? मतलब इन केसों में कोई भी केस हो जाए, नॉट येट रेडी टू यूज, या तो ये रेडी टू यूज ना हो। क्या इसका प्लास्टिक यूजफुल है? कोई यूज का नहीं है, ठीक है ना। बात ये है, तो इन तीनों में से कोई एक भी बात हो जाए ना, वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप बोलते हो क्या मैं जो रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ इंटरमीडिएट गुड्स है? यस, बिल्कुल इंटरमीडिएट गुड्स है। इसको आप आईसी से रिप्रेजेंट करोगे, इनको नेशनल इनकम में। आईसी मतलब क्या? इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है ना। आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब नॉन फैक्टर इनपुट। आप इसको नॉन फैक्टर इनपुट भी बोल लो, नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर मतलब इस पे फैक्टर नहीं लगा हुआ ना, खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, ठीक है ना। तो ये बात है, आईसी भी बोल सकते हो आप। फैक्टर इनपुट जैसे ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, बिल्डिंग खरीदी हुई है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनपुट, बट दिस इज नॉन फैक्टर इनपुट। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो कर रहे हैं हम, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, वो नॉन फैक्टर इनपुट है एक प्रकार के। आगे चलो, सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक सेम गुड्स किसी के लिए फाइनल और किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है वो। जैसे एग्जांपल के लिए चीनी है, चीनी चाय वाले के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो बना के बेच रहा है कुछ चीज। वही चीनी हम घर में यूज कर रहे हैं, वही चाय वाला घर में यूज कर रहा है, वही चीनी उसके लिए अब क्या हो जाएगी? कंज्यूमर फाइनल गुड्स हो जाएगी, है ना। फाइनल गुड्स हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि वो घर में यूज कर रहा है, फाइनली कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको। वही चीनी चाय की दुकान में यूज हो रही है, या वही चीनी ढाबे में यूज हो रही है, कहीं पे भी यूज हो रही है, या होटल में यूज हो रही है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो बना के बेच रहे हैं किसी चीज को। सही है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, वो तो मैंने चीनी का एग्जाम्पल लिया, कोई भी चीज हो सकती है। आटा है मान लो, एक तो ढाबे वाला यूज कर रहा है आटे को, रोटी बना के बेच रहा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है उसके लिए। अब हम घर में आटा यूज कर रहे हैं, वो क्या हमारे लिए? फाइनल गुड्स है। सीधी सी बात है। सेम गुड्स में भी फाइनल एंड इंटरमीडिएट हो सकते हैं, एंड यूजर पे डिपेंड करता है। एंड यूजर कौन है उस चीज का? अगर एंड यूजर कस्टमर है, डायरेक्ट कस्टमर है, तो फाइनल गुड्स हो गया वो। अगर एंड यूजर दुकानदार है, कोई भी दुकानदार हो सकता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। समझ आई? तो ये चीज है। आगे चलो, वही बात बोली हुई जो मैंने बोला, एंड यूजर से फर्क पड़ता है। एंड यूजर कौन है उस चीज का? अगर एंड यूजर डायरेक्ट कस्टमर है, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। अगर एंड यूजर दुकानदार है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। सीधी सी बात ही है, इसके अंदर में वही बोल रहा हूं। अब देखो, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? तीन डिफरेंस तो सीधे आते हैं। ये रिसोल्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं होलसेलर हूं, मैंने आपको माल बेचा, क्या ये रिसोल्ड हो सकता है? हो सकता है।
इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, इसमें नहीं है। इसके अंदर में इसको मतलब ये रेडी टू यूज नहीं होता, एक तो ये रेडी टू यूज होता है। तीन डिफरेंस तो सीधे हो गए। ये नेशनल इनकम में एडिशन नहीं होता, ये नेशनल इनकम में ऐड होता है। ये जीडीपी में काउंटेबल नहीं है, ये जीडीपी में काउंटेबल है। जीडीपी में वही चीज काउंटेबल होती है जो पूरी बन चुकी हो। अब इंटरमीडिएट गुड्स कभी जीडीपी में काउंटेबल नहीं होते। ये पेन बन चुका, ये काउंटेबल है, लेकिन इसका पेन का प्लास्टिक काउंट नहीं करता ना। अब यूं तो बार बार काउंट होता रहेगा। प्लास्टिक बना तो काउंट हो गया, इसमें इंक डली वो इंक अलग से काउंट होगी, पेन बना फिर काउंट, वो तो 3 बार काउंट हो गया। गलत है ना वो चीज। तो मतलब कहने का क्या है, फाइनल गुड्स को ही वैल्यू एडिशन में लिया जाता है, अदर किसी चीज को वैल्यू एडिशन में नहीं लिया जाता। 4-5 डिफरेंस सीधे सीधे हो गए, सही है ना। देखा जाए तो इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देखा जाए तो एक एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की बात आ जाती है। कंज्यूमर गुड्स 4 प्रकार के होंगे। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो ड्यूरेबल हो, मतलब जो टिकाऊ वस्तुएं हो, जैसे 1 साल से ज्यादा लाइफ हो जिसकी, जैसे एसी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, एलईडी है, ये मान लो लैपटॉप है ना, घड़ी है ना, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब फोटोज हैं, लाइट्स हैं, पंखे हैं, ये सारे क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल इन नेचर है। टेबल है, ठीक है, बेंच है, क्या बिगड़ रहा है बेंच का, ठीक है ना, ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल मतलब 1 साल से ज्यादा लाइफ हो जिसकी। सेमी ड्यूरेबल जिसकी 1 साल तक लाइफ हो, जैसे कपड़े हैं, 1 साल तक रफ हो जाते हैं कपड़े, पता है अपने को, 1 साल तक हो जाते हैं रफ। कोई कपड़ा हो चाहे कोई ब्रांड का हो, रफ तो हो जाता है, सीधी सी बात है। 1 साल तक यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे पेरिशेबल इन नेचर गुड्स होते हैं, जैसे सब्जियां होगी, है ना, दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, मतलब जो लंबे समय तक ना चले, 2-3 दिन 4 दिन लाइफ होती है इनकी। प्रिजर्वेटिव डाल डाल के तो 6 महीने यूज कर लो। प्रिजर्वेटिव की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है कि एक नॉर्मली जो पेरिशेबल इन नेचर है, सब्जियां हैं, अब सब्जियों को इंजेक्शन लगा के स्टोर के अंदर में 6-6 महीने सेब पड़े रहते हैं, कोई पता नहीं चलता, ठीक है ना। अब मैं मंडी से सेब लेके आता हूँ, फ्रिज में 2 महीने खराब नहीं होते, वो 2-2 महीने चल जाते हैं। वो सेब एज इट इज पाएगा आपको, वो महीने बाद भी देखोगे तो उसमें इंजेक्शन लगे होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव छिड़के होते हैं ऊपर। उसको साफ मत करो कभी भी। आप साफ करोगे ना प्रिजर्वेटिव को, जब खाओ ना, जब धो के खा लो उसको, समझा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर प्रिजर्वेटिव लगे होते हैं, पाउडर लगा होता है, देखा होगा तुमने कभी। तो वो देखो नॉन पेरिश मतलब नॉन ड्यूरेबल तो है ही है, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल इन नेचर है। नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज जो दिख नहीं रही, मटेरियलिटी में नहीं है जो। अब मान लो क्या ये टेबल दिख रही, मतलब टेबल क्या मेरी आवाज दिख रही है, टेबल तो दिख रही है, ये तो मटेरियल फैक्ट है। ये पेन दिख रहा है, मटेरियल फैक्ट है ये। लेकिन नॉन मटेरियल फैक्ट कौन सा है, जो दिख नहीं रहा, उसको नॉन मटेरियल फैक्ट बोलेंगे। तो नॉन मटेरियल जैसे डॉक्टर की सर्विस है, लॉयर की सर्विस है, टीचर की सर्विस है, सीए की सर्विस है, ये सारी की सारी सर्विसेज है जो दिखती नहीं है। तो ये चीज है। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनकी वैल्यू आई होती है। मशीन्स वगैरह होगी, करोड़ करोड़ की मशीनें आती है ना, इनकी वैल्यू आई होती है और ये लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक प्रोडक्शन में साथ देते हैं। फिक्स एसेट भी बोल सकते हो आप इसको, कैपिटल गुड्स, समझा। कैपिटल गुड्स है जो, अब मान लो मैंने एलईडी लगाई हुई है, मेरा कौन सा गुड्स है, कैपिटल गुड्स है। एसी मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। मैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ इसको। एसी क्यों, एसी नहीं होगा तो यहाँ बैठ नहीं सकता कोई गर्मी की हालत में, तो ये सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो सकती। एलईडी बिना सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो सकती। यहाँ पे जो भी सारी चीजें पड़ी है वो कैपिटल गुड्स है एक प्रकार की, ठीक है। अब बेंच है, मैंने प्रोडक्शन के लिए लगाया हुआ है ना, सर्विस प्रोड्यूस तभी हो सकती है, यूं तो नहीं नीचे बैठेंगे लोग। तो ये भी एक कैपिटल गुड्स का ही प्रकार है, कैपिटल गुड्स बोल सकते हो आप हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर में इसको, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये टेबल है, लैपटॉप है, ये कैपिटल गुड्स है, मैं प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे लैपटॉप के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, टैब के माध्यम से। ऐसी सारी चीजें जो जरूरत आ रही है प्रोडक्शन के लिए, वो कैपिटल गुड्स है। इनकी वैल्यू आई होती है, सस्ती तो आती नहीं। टैब है 15-15 हजार रुपए के टैब आ जाते हैं, ये पेन है 3-4 हजार रुपए का, तो ठीक है। हाँ और क्या, सारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट भी तो होती है। कैपिटल गुड्स वो भी होता है जो डेप्रिशिएट भी हो। कैपिटल गुड्स की वही जो फर्दर प्रोडक्शन के अंदर में यूज हो। देखो, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, प्लांट एंड मशीनरी एंड देखो आर द एग्जांपल ऑफ द कैपिटल गुड्स। These goods are used by the producer either for replacement of capital stock or for additional to the capital stock। मतलब एडिशन कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर में। मान लो एक मशीन थी मेरे पास, अब 2 लिया है मैं, 2 होगी,
एक और लिया है 3 होगी, एडिशन करना हो या तो कैपिटल स्टॉक में, कैपिटल बढ़ानी हो तो यही लिखना है, अपनी तरफ से लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, दिस गुड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, जिसकी हाई वैल्यू हो और जो सेवरल ईयर तक काम आए बिजनेस में, है ना, और जो फर्दर प्रोडक्शन के अंदर काम आए। सही बात है कि नहीं है? तो वही कैपिटल गुड्स है। अब एक मतलब इन्होंने परसेप्शन, एक स्टेटमेंट दी हुई है, कह रहा है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता। हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता। ये पेन है तो प्रोड्यूसर गुड्स, रॉ मटेरियल है मेरा ये, है ना। ये पेन कैपिटल गुड्स है क्या? क्या इसकी वैल्यू आई है? 2 रुपए का है, क्या इसकी वैल्यू आई है? क्या ये फर्दर प्रोडक्शन में मेरे को सहायता कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब कहने का क्या है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा ये, है ना। क्या ये लंबे समय तक चलेगा मेरे साथ बिजनेस में? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। 2 या 3 दिन में खत्म है ये पेन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कई डब्बे पड़े हैं मेरे पास, समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? ये एक तरह का रॉ मटेरियल है हमारा बिजनेस का, सही है कि नहीं है? तो ये क्या है, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स तो है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। आप कैपिटल गुड्स, हम प्रोड्यूसर है, ऐसा भी मान सकते हैं ना? नहीं मान सकते, इंसान को मान ही नहीं सकते। अरे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई चीज है, वो सबसे मतलब आपस में महंगी है, जैसे वो तो कैपिटल गुड होगी। हाँ। और अब उसके मतलब रॉ मटेरियल होगा। हाँ। तो रॉ मटेरियल तो वो नहीं हो सकता कैपिटल गुड्स। हाँ, क्या बोल रहे हैं? समझा नहीं। अब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अब तुम मान ले रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए तेल ला रखा है तुमने, मशीन में डाल रहे हो, क्या वो रॉ मटेरियल है? तुम्हारा प्लास्टिक पड़ा है, पेन बनाना है तुमको, वो प्लास्टिक क्या है? रॉ मटेरियल है। प्लास्टिक पड़ा है, वो क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स तो है, क्या वो कैपिटल गुड्स है प्लास्टिक? नहीं, नहीं है ना। अब मान लो तुम चश्मे बनाते हो या कुछ भी बना रहे हो, डब्बी बनाते हो, वो डब्बी का प्लास्टिक लाए हो तुम, वो प्लास्टिक क्या है? क्या है वो प्लास्टिक? ये बताओ, वो प्लास्टिक क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स तो है, क्या वो कैपिटल गुड्स है? क्या वो मशीनें हैं? वो तो बनेगा बिक जाएगा, बनेगा बिक जाएगा। कैपिटल गुड्स में मशीनें वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें आती है जो लंबे समय तक चले। हाँ, जो लंबे समय तक चले बिजनेस में, जो बिजनेस में लंबे समय तक चले। अब रॉ मटेरियल लंबे समय तक चलेगा, बनाया बेचा फारिग करो, यूं थोड़ी पड़ा रहेगा भाई। यही है भाई, डेफिनेशन नहीं, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का आंसर यही है ना, हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता। इसके अंदर में लाइक रॉ मटेरियल लिख सकते हो आप इसके अंदर में एग्जांपल के रूप में, जैसे लाइक रॉ मटेरियल लिख दो कुछ भी, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ए रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक एंड दिस प्लास्टिक इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट कैपिटल गुड, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा फैक्ट्री के अंदर में और ये बनते ही बिक जाएगा, सही है ना। लेकिन उसकी जो पेन को बनाने की जो मशीन है वो लंबे समय तक चलेगी, वही जो मशीन है वहां पे रखी हुई वो लंबे समय तक चलेगी, पता नहीं कितने साल चलाएगा वो। अब ये एलईडी है, पता नहीं कितने साल चलेगी, क्या ये पेन कई साल चलेगा? ये तो पता नहीं कितने साल चलेगी, कितने करोड़ रुपए पूरे करेगी ये, समझा ही नहीं आई। हमने 50 मतलब 1 लाख रुपए लगाया, हम पता नहीं कितने करोड़ पूरे करते हैं, समझे कि नहीं समझे? 10 साल चलेगी, 15 चलेगी, पता ही नहीं है कितने चलेगी, कई करोड़ रुपए पूरे होंगे इससे। मशीन है तो मशीन कई करोड़ रुपए पूरे करके निकालेगी आपके, तो इन्होंने थोड़ी है लगा ली पूरे ही करेगी बस, ठीक है ना। बात ये है, समझा? कह रहे सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, प्रोड्यूसर गुड में रॉ मटेरियल भी आता है, प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स तो आते ही हैं, लेकिन रॉ मटेरियल लाइक रॉ मटेरियल जैसी चीजें भी आती हैं जो लंबे समय तक यूज नहीं होती बिजनेस में। हाँ, समझा ही नहीं? तो ये चीज है, सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स है। ये एलईडी है, ये प्रोड्यूसर गुड्स तो है ना, कैपिटल गुड्स भी है ये, सही है। तो ये चीज है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये चीज है। कंज्यूमर देखो, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या है? जो डायरेक्ट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करे। जैसे मैं मान लो ये पेन यूज कर रहा हूँ, मैं कस्टमर हूँ मान लो इस पेन का, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ फॉर माई सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मैं इससे यूटिलिटी ले रहा हूँ, यूटिलिटी मतलब मेरे को जो मिल रही है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स, मतलब मेरे को इससे यूटिलिटी मिल रही है, इस पेन से सेटिस्फाइड हो रहा हूं मैं, तभी तो मैं बार बार ला रहा हूं इसको। नहीं तो कस्टमर 1 रुपया भी ना खर्चे, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो ना किसी चीज से, कस्टमर अठन्नी भी ना खर्चे, मैं तो नहीं खर्चता। अगर मान लो मैंने 10 रुपए के गोलगप्पे खाए, मेरे को अच्छे नहीं लगे ना, मैं नहीं जाऊंगा उस रेडी पे दोबारा, मेरा तो यही है, सही है ना। मेरे को लगा कि बेकार है तो घटिया है, नहीं जाऊंगा मैं उस पर, सीधी बात है। इंसान 10 रुपए भी सोच समझ के खर्चता है, समझे कि नहीं समझे? इंसान को लगता है ना कि हाँ वाकई में ही मेरे को कोई सर्विस मिल रही है या गुड्स मिल रहे तब खर्चेगा, मेरा तो ये मानना है, तभी खर्चना चाहिए इंसान को पैसा, समझा ही नहीं आई?
कि आपको लगे कि भाई वाकई में ही पैसे देने लायक चीज है तो पैसे खर्च करो, नहीं तो मत करो। व्यवहार ही ऐसा ही होता है, समझे कि नहीं समझे, ये चीज होती है। कंजप्शन गुड्स डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर को, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता। कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मतलब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को पता है एलईडी अच्छी लेके आया हूँ मैं, पैसे लगे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलईडी अच्छी लेके आया हूँ, सामने वाले को एक अच्छी सर्विस मिलेगी, उससे क्या होगा, नाम बनेगा, ठीक है, सब समझे, है तो कैपिटल गुड्स, है ना। अब मैं ये सोच रहा था कि भाई एक और बड़ी मिल जाती थोड़ी, ये तो 75 की है, मैं 100-105 की देख रहा था, वो ऑनलाइन तो थी, ऑफलाइन नहीं थी। अब ऑफलाइन में दिक्कत ये है कि भाई दिक्कत है भाई, ऑनलाइन में कहीं गड़बड़ ना आ जाए सौदा, कहीं डेंट लगा गया, क्या जिम्मेदारी है। ये भी टेम्पो में आई थी अकेली, एक टेम्पो में 75 इंच की है, मतलब प्रॉपर एक ही टेम्पो इसके लिए भेजा था उन्होंने, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज होती है। कैपिटल गुड्स जो है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे आपको, ये फॉर्म यूटिलिटी दे रहे हैं। मतलब एक मशीन है इस पेन को बनाने की, जितनी अच्छी वो मशीन होगी उतना अच्छा पेन बनाएगी। पेन तो आखिरी में मेरे को मिलना है यूज करने के लिए, तो वो पेन से मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, वो मशीन मेरे को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड कर रही है, मेरे को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही उस मशीन से, फॉर्म यूटिलिटी मिल रही है। अगली बार नहीं खरीदूंगा, नहीं बनाई तो मत लो ना अच्छी मशीन, क्या बात होगी, नहीं खरीदूंगा आपसे मैं प्रोडक्ट, बात खत्म। मत लो, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है और खरीद लेगा कंज्यूमर, सही बात है, सही बात है, कंज्यूमर के पास है ऑप्शन। अब तूने भी तो ऑप्शन ही चूज किया है, मत पढ़ाओ बढ़िया, आप और कहीं चले जाएंगे। संसार का नियम है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी वो छोड़नी ही पड़ेगी, एक दिन वो छोड़नी ही पड़ेगी, कोई भी चीज हो वो छोड़नी ही पड़ती है, ठीक है। चाहे वहां पे पैसे मैटर नहीं करते, वहां पे पैसे मैटर क्यों नहीं करते, क्योंकि जिंदगी का सवाल हो गया यहाँ पे, समझा, जहाँ पे जिंदगी का सवाल है वहां पे पैसे गए ऐसी तैसी करो, मैंने भी बहुत किया ऐसे, समझे कि नहीं समझे, समझे। तो ये चीजें होती है, मतलब मेरे को लगता है वो सर्विस में दम नहीं है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, समझाई। तो ये चीज है। एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैं अब इस पेन पे जो खर्चा कर रहा हूँ वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन इस पे जो खर्चा किया जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। मैं एलईडी खरीद के लाया तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ना कि कंजप्शन। मैंने खा थोड़ी ली एलईडी, इससे मैं सर्विस दे के पैसे कमा रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे, इससे मैं सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमा रहा हूँ, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कैपिटल गुड्स है, इन्वेस्टमेंट है ये तो मेरी, ये तो मैंने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, इससे तो मैं पता नहीं कितने करोड़ रुपए निकाल लूंगा। रिटर्न है ये तो, रिटर्न निकालने का काम है, ये तो मशीन है जो लगाई हुई है अपन ने, सही है, ये बात है। हाई प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब हाई प्रोडक्शन होने से क्या होएगा, कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइसेस मिलेगी, कंज्यूमर को अच्छी सारी चॉइसेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होएगा गुड्स का, सर्विसेज बहुत सारी मिलेगी, है ना। अब मान लो आपके अपने पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, मान लो पढ़ाने वाला एक ही बंदा होता मार्केट में, तो क्या होता, तुमको पढ़ना ही पड़ता, बढ़िया पढ़ा रहा है, बेकार पढ़ा रहा है। गाँव में क्या होता है, एक ही स्कूल है, एक ही ट्यूशन खोल रखी है बंदे ने, क्या पढ़ाना, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मरो, पंगा ये है। वहां पे ऑप्शन नहीं है, शहरों में तो ऑप्शन है, शहरों में ऑप्शन है कि वहां 5 बंदे बैठे हैं कॉमर्स के, ठीक है, ये बंदा पढ़ सकता है। बड़े में अपना भी नाम गिना जाता है, समझाई, बड़े में अपना भी नाम गिना जाता है, मेहनत से खड़ा किए नाम, समझाई। विशेष की टक्कर लेंगे अगली बार, पूरी पूरी टक्कर लेंगे, खुली चेतावनी के साथ टक्कर लेंगे, पूरी टक्कर लेंगे। जिसको 30 साल हो गए बैठे हुए, मैं तो 30 साल का भी नहीं हूँ, समझागी, उससे टक्कर लेंगे हम अगली बारी, और पूरे दावे से टक्कर लेंगे 100%। 30 साल से ऊपर हो गए चलाते सेंटर, आज का नहीं है, मैं नहीं हूँ कह रहा हूँ 30 साल, मैं ही नहीं हूँ 30 का, तो समझ रहे हो, उससे पहले खुल गया था ये, उससे टक्कर लूंगा। टक्कर किससे है देखो तुम, समझे कि नहीं समझे। कोशिश पूरी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा टक्कर लेने की, कि भी मात दी जाए। मेरे को भी पता है कि ओपोनेंट बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर होगा, आप अपनी सर्विस से जीतेंगे लोगों को, अपने काम से जीतेंगे, समझा ही नहीं आई, अपने काम से जीतना है अपने को। लोगों की करता हुआ ऐड, कुछ भी करता हो, मेरे को मेरे काम से जीतना है, मैं ये बात जानता हूँ, मेरे को और कुछ नहीं पता। अब मेरा काम बढ़िया होगा ना तो 2 जगह तारीफ होगी उस काम की, वही बढ़िया है, वही चीज है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है और चीजों का। ऐड चाहे कितनी कर लो, कोई मतलब नहीं है उस ऐड का, जब तूने बेकार बता दिया तो बेकार ही हुआ ऐड, चाहे कितनी ऐड कर लो, कितनी भी, तो बात ही है। तो एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इससे क्या होगा, जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी कंज्यूमर को, उतना ही फायदा होगा, कंज्यूमर का वेलफेयर होगा। जितनी ज्यादा चॉइसेस मिलेगी कंज्यूमर को, उतना ही कंज्यूमर फायदे में जाएगा।
बात ये है। हाई प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू हाई प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अच्छी कैपेसिटी बनेगी, जीडीपी बनेगा नहीं बनेगा? जितनी ज्यादा मशीनें होगी उतनी गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में उतरेगी, उतना लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। जीडीपी और इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। जीडीपी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी इंक्रीज करेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को। इसके अंदर जीडीपी इंक्रीज होती है कैपिटल गुड्स। हाँ बिल्कुल, इसमें दूसरे वाले कैपिटल गुड्स बढ़ रहे हैं तो जीडीपी तो इंक्रीज हो ही रही है। पॉइंट क्या रखेंगे? इसके अंदर में इसके अंदर में अगर गुड्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? वेलफेयर मिल रहा है कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइसेस मिल रही है। अब गाँव में क्या लिमिटेड दुकानें होती है, चॉइसेस इतनी होती ही नहीं, तो वहां पे लिमिटेड चॉइस है, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। 4 ही दुकान है गिनती की, और लेना है तो लो नहीं तो जयराम जी की शहर में से लाओ जाके। तो वहां पे चॉइसेस नहीं है, यहाँ पे चॉइसेस है शहर में, जहां मर्जी से ले लो। 500 दुकान पा जाएगी एक चीज की, तो ये चीज है। आगे चलो, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन देखो, हर इंसान कंजप्शन ही तो कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की। पैसे किस लिए चाहिए? फॉर कंजप्शन। पैसे किस लिए चाहिए आपको? क्यों पैसे चाहिए जेब में? पैसे इसलिए चाहिए ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सको। आप कोई चीज खा रहे हो, छोटी मोटी चीज भी खा रहे हो, मान लो आप गोलगप्पे ही खा रहे हो, उसके लिए भी पैसे चाहिए। क्या बिना पैसे के खिला देगा? वो नहीं खिलाएगा। समझाई कि नहीं आई? हर इंसान पैसे पे ही टिका हुआ है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हर जगह हो रही है, छोटी बड़ी, भिखारी भी पैसे ले रहा है तो उसको पता है पैसे का क्या आएगा। सही है कि नहीं है? मतलब कहने का क्या है, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? जो कंजप्शन हर पर्सन करता है, मतलब कहने का एनजीओ हो, चाहे टेम्पल हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, फ्री में काम नहीं चलता। अमृतसर के अंदर में 24 घंटे लंगर चलता है। किस दम पे चलता है? फ्री में आती चीजें नहीं आती ना, करोड़ों रुपए लगते हैं रोज। रोज 20 लाख लोग बैठ के खाना खाते हैं, वैसे ही चल जाता है वो 20 लाख लोगों को खाना। अब तुम ढाबे पे जाओ, 200 रुपए मांग लेगा, वो मांग लेगा एक बंदे के। अब तुम लगा लो 20 लाख लोग खाना खाते, कितना खर्चा लगता होगा। और देसी घी में बनता है, ये तो देसी घी में बनाते भी नहीं। समझाई? कितने करोड़ रुपए लगते होंगे। तो ये चीज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे डिमांड तो हो रही है ना, डिमांड हो रही है जब भी चल रही है। अब मान लो मेरी डिमांड है तो सेंटर चल रहा है, सर्विस की डिमांड है तो सेंटर चल रहा है, नहीं तो खत्म कहानी। समझाई? अब आपकी डिमांड है, चश्मे की डब्बी बिक रही है क्योंकि चश्मे बिक रहे हैं, क्योंकि डिमांड है मार्केट में। डिमांड नाम की चीज होती है, डिमांड। नीड नाम की चीज भी होती है एक। मेरे को जरूरत है तो खरीद रहा हूं मैं, आप पे मैं एहसान नहीं कर रहा। बात समझाई नहीं आई? अब मेरे को चश्मे की जरूरत है ना, तो मैं आपसे खरीद रहा हूं, तो मैं आया हूं। आपने ऑर्डर, आपने थोड़ी मेरे को बुलाया था घर से, मैं आया हूं ना खुद। तो आपका फर्ज बनता है अच्छी सर्विस देने का, मेरा सेटिस्फाइड होने का फर्ज बनता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज होती है। पूरी दुनिया डिमांड पे चलती है, कोई भी चक्र हो पूरा का पूरा डिमांड पे चलता है। सही कि नहीं है? मतलब आप भी डिमांड कर रहे हो, मैं भी डिमांड कर रहा हूँ, अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहे हैं। तुम्हारी जो नीड है तुम उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर रहे हो। तेरे को वो कोई चीज पसंद होगी, मेरे को वो चीज पसंद नहीं है। कोई चीज मेरे को पसंद होगी, वो चीज तुमको पसंद नहीं है। तो ऐसी चीजें होती है। तो डिमांड तो हो ही रही है हर जगह। 4 लोग मेनली डिमांड करते हैं। सबसे पहला कौन डिमांड करता है? कंज्यूमर फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं। अब तुम कटिंग भी कराने जा रहे हो, डिमांड ही कर रहे हो सर्विस की। डॉक्टर से बीमार हो रहे हो, अब तुम कह रहे हो यार ये डॉक्टर तो बहुत कमा रहे हो, तू कर ले भाई खुद का इलाज खुद। कमा रहे हो, मेहनत की है उसने, कितने साल मेहनत की है। आज का थोड़ी है वो, लैबों में पड़े रहते हैं 24-24 घंटे, जब जाके डॉक्टर बनते हैं। फ्री में डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं डॉक्टर बनने में। अब JRF क्वालिफाइड ऐसे ही हो जाते हैं। क्या बोलते, किसको बोलते हैं JRF पता है तेरे को? हाँ, टीचर में, टीचर नॉर्मल टीचर को नहीं बोलते, JRF इसको बोलते हैं। JRF जो 24 घंटे पढ़ा सके बैठ के। नहीं समझे? इनू नहीं धंधा पानी किया, चलो समेटा 6 बजे तक घर पे हो लिए। मैं 24 घंटे बैठ सकता हूँ यहाँ पे। JRF 1 लाख में से 3000 लोग ही होते हैं। 1 लाख टीचर खड़े ना एक लाइन में, उसमें सिर्फ 3000 टीचर ही पाएंगे आपको JRF। सिर्फ 3000 टीचर। हिसार में तो शायद नहीं है, हिसार में तो नहीं है शायद, हम है, लेकिन डिग्री के साथ दिखा सकता हूँ मेरे को हर चीज। समझे कि नहीं समझे? तो ये फर्क होता है भाई। प्रोफेशनलिज्म, मेरे खून में प्रोफेशनलिज्म है टीचिंग के नाम का। मैं पूरी रात दिन पढ़ा सकता हूँ बिना खाना पीना खाए, बिना कुछ किए। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। ये नहीं कि भाई अब तो नहीं, अब तो रात होगी, अब तो दिन हो गया, अब तो सुबह हो गई, अब तो शाम। मेरे को कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। ठीक है, मैं फ्री हूँ घर से बिल्कुल, मेरे को कोई टोकता नहीं है जल्दी से किसी चीज के लिए।
बात खत्म। पढ़ाने तो पढ़ाने, बात खत्म। रात के 1 बज रहे हो चाहे 2 बज रहे हो चाहे सुबेरे हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। तो समझाया? NGO, टेम्पल, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कुछ ना कुछ। क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि उनकी नीड है, सीधी सी बात है। और उसी पे इकोनॉमी चल रही है। जीडीपी भी तभी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है तभी तो फायदा मिल रहा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1 साल के दौरान कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बनी, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी। अब मैं तेरे को सर्विस दे रहा हूँ, ये भी काउंटेबल है इकोनॉमी में, ये भी काउंटेबल है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में काउंट हो रही है। एक्सचेंज ऑफ मनी तो चल रही है। तुम मेरे को पैसे दे रहे हो, मैं कहीं और दे रहा हूँ पैसे, कुछ और गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा हूँ। मान लो मैं कुछ भी बाय कर रहा हूँ, मैं वहां पे पैसे दे रहा हूँ, वही पैसे तुमसे लिए हुए मैं किसी और को दे रहा हूँ, वो कोई और वो किसी और को दे रहा है, वो कोई और किसी और को दे रहा है। ऐसे पूरा चक्र चल रहा है। संसार का चक्र पैसे से ही चल रहा है। बिना पैसे के इस संसार का चक्कर बंद हो जाएगा। कोरोना में क्या हुआ था? बिना पैसे के बिहारी पैदल गए थे, घर पे गए थे ना, गए थे, बहुत सारे लोग पैदल गए थे, किराया भी नहीं था जाने का। हुआ था ऐसा, हालात हो गए थे 2019-20 में ऐसे पैदा। मैंने डीसी कॉलोनी में सेंटर लिया हुआ था, वहां पे 6 महीने का किराया फ्री में भरा था, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब 20,000 रुपये किराया था, 1,20,000 रुपये मैंने ऐसे ही भरे। मैंने 1 साल का इकट्ठा दे दिया था। अब मेरे को क्या पता ये क्रोनिक डिजीज कब आ जाए, किसी को पता थोड़ी चलता है। क्या समस्या आ गई, पहली बार आई है दुनिया में समस्या ही, पहली बार वर्ल्ड बंद हुआ है, क्या बोल सकते हैं। ऐसी चीज तो कभी सोची ही नहीं थी। तो डिमांड तो है ना कहीं ना कहीं, तो ये चीज है। अच्छा आगे चलो, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन के। चेंज इन के का मतलब, पहले मेरे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, आज मेरे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बराबर। तो जो 1 लाख चेंज हुए हैं वही तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, वही तो मेरी नई इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे बिजनेस में, आज मेरी वो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है। मतलब इस साल मैंने कितने इन्वेस्ट किए? 1 लाख रुपए नए इन्वेस्ट किए, वही तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, हर साल की देखी जाती है ना। तो ये चीज है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर में क्या है बात, 2 चीजें आती है, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक फिक्स इन्वेस्टमेंट आती है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आती है। देख मैंने मशीनें तो 60,000 की खरीदी, 40,000 का मैंने रॉ मटेरियल वगैरह खरीद लिया, 40,000 मैंने रॉ मटेरियल में डाल दिए, इन्वेंट्री में डाल दिए। 60,000 की मैंने एक मशीन लानी थी मेरे को, तो मैंने वो मशीन खरीद ली। सपोज दैट मैंने फोटोकॉपी का काम किया, फोटोकॉपी की मशीन लाया मैं 60,000 रुपए की, 40,000 रुपए के मैंने कागज कूगज इंक कांग ये सब खरीद ली। वो मेरा क्या है? इन्वेंट्री। सही बात है। और ये मेरा क्या? फिक्स इन्वेस्टमेंट। 60,000 मैंने मशीन खरीदी, वो मेरी फिक्स इन्वेस्टमेंट है। एंड 40,000 रुपए की मैंने जो कागज वगैरह खरीदे और सारी चीजें खरीदी, वो मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। कौन सी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनती है? इन्वेस्टमेंट। मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या बनती है? टोटल इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब बनती है कि नहीं बनती? ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलो आप इसको, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलो। अब एक बात है, क्या ये मेरी 60,000 की चीज 60,000 की रहेगी, यूज नहीं होगी, कम होगी ना वैल्यू, डेप्रिशिएट होगी नहीं होगी? डेप्रिशिएशन तो हमेशा फिक्स एसेट पे लगता है ना, इन्वेंट्री पे तो कभी डेप्रिशिएशन लगता ही नहीं, फिक्स एसेट में हमेशा डेप्रिशिएशन लगता है। तो ये 60,000 की वैल्यू कम हो रही है, इन्वेंट्री तो वहीं पड़ी है आज भी, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो ग्रोस को अगर नेट में बदलना है तो क्या घटाऊं? डेप्रिशिएशन घटा दूं। अगर ग्रोस को नेट में बदलना है तो डेप्रिशिएशन घटा दिया जाए तो क्या बन जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ग्रोस को अगर नेट में बदलना है तो क्या करें? डेप्रिशिएशन को हटा दें। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को मिलकर बनती है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री। फिक्स में मैंने मशीन खरीदी और बाकी मैंने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदे, तो वो दोनों मिला के मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये चीज है। और फिक्स में बिल्डिंग बाल्डिंग भी आ जाती है, सारा फिक्स आ गया ना, तो ये चीज है। समझ आया नहीं है? दोबारा बताऊं, मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं, देखो। मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? देखो इसमें 2 तरह की इन्वेस्टमेंट आती है, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दोनों में तो पैसा लगता है, फ्री में तो दोनों काम होते ही नहीं है ना। इसमें मैंने मशीन खरीदी है, इसमें मैंने माल खरीदा, मटेरियल है, मटेरियल वगैरह खरीदा या कुछ भी XYZ, दोनों को मिला के मेरी इन्वेस्टमेंट बनी। दोनों को मिला के क्या बनी? मेरी इन्वेस्टमेंट बनी। सही बात है। ये दोनों को क्या बोलेंगे? ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्यों? इसमें से डेप्रिसिएशन थोड़ी घटाया मैंने। अगर इसमें से मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं
तो क्या बन जाएगा मेरा, नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। क्या, नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन जो मेरी वैल्यू होती है, मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, बोले तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं तो क्या बन जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। समझा, मतलब फिक्स प्लस इन्वेंट्री क्या बन गया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब आप किसको क्या बोल लोगे, मतलब मान लो सपोज दैट, बाय फॉरगेट करो इसको, मैंने मशीन खरीदी 1 लाख की, इन्वेंट्री वगैरह में 50,000 रुपए डाले, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, मान लो इस पे 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, आप किसी को क्या बोलोगे, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 90,000 प्लस 50,000 है कि नहीं है, 1,40,000 बोलोगे 1,50,000 बोलोगे, 1,40,000 बोलोगे, 1,40,000 आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है, ना कि 1,50,000। 1,50,000 तो आपकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। अब मैं ये बोलूंगा भैया तेरी मशीन की वैल्यू कितनी रह रही है, हाँ नेट इन्वेस्टमेंट, मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन भी तो घटाओ। तू यूं थोड़ी बोलता रहेगा मैं मेरा फोन इतने का लेके आया, अब कितने का बिकेगा, फिलहाल की बात करो ना, बात फिलहाल की हो रही है, डेप्रिशिएट करके कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू है आपके फोन की, वो थोड़ी जितने आप लेके आए थे, सीधी बात है। तो ये चीज है, तो ग्रोस वो जो तू जितने में तू लेके आया था, नेट वो जितनी वैल्यू फिलहाल पड़ी है। तो ये चीज होती है। बोर्ड का हटा ही देता हूँ, ये बोर्ड की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखो तो मैं यही बताना चाह रहा था। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखो, एक बार और खोलता हूं, इन्वेंट्री और बतानी रहेगी एक बार। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कई तरह की होती है। देखो 4 तरह की पाई जाती है इन्वेंट्री, बेसिकली 4 तरह की इन्वेंट्री, मतलब फैक्ट्री है, मान लो फैक्ट्री मान के चल रहा हूं मैं। एक तो रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड्स, एक सेमी फिनिश गुड्स, एक क्या वर्क मतलब स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मैं तीनों का मतलब बताता हूँ। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो हम बना बनाया माल खरीदते हैं। सपोज दैट, मान लो हम है ना ये बोतल बनाते हैं, ये स्टिकर है ना, हम ग्राफिक डिजाइनर से, डिजाइनिंग कंपनी जो है उनसे मंगवाते हैं प्रिंट करवा के, हम खुद नहीं बनाते हैं, हम तो बस चिपका देते हैं इस पे। हम है ना ये कुर्सी है ना, इसके पैर के जो ढक्कन है हम नहीं बनाते, हम तो सिर्फ कुर्सी तैयार करते हैं, ये जो ढक्कन है हम बाहर से मंगवाते हैं बने बनाए। दिस इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, जो बनी बनाई चीज मंगवाई जाए, हर चीज नहीं बनाते ना हम, ठीक है ना, बात ये है। अब मान लो तुम कपड़ा बेच रहे हो, पोलोथीन तुम बाहर से मंगवा रहे हो, वो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड है। और जो तुम बना के बेच रहे हो वो तुम्हारा क्या है, फिनिश गुड्स है कि नहीं है। सेमी फिनिश गुड्स क्या होगा, जो वर्किंग इन प्रोग्रेस है, मशीनों में पड़ा है जो माल तैयार हो रहा है, अभी हो रहा है ना, वो आपका सेमी फिनिश गुड्स है। इस पेन के प्लास्टिक पड़े हैं, खोखे पड़े हैं 1 करोड़, नहीं सेमी फिनिश गुड्स हो गया ना। इस पेन के खोखे पड़े हैं, वो रॉ मटेरियल नहीं है, सेमी फिनिश गुड्स है, उसका भी तो स्टॉक पड़ा है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज है। रॉ मटेरियल, इस पेन का प्लास्टिक पड़ा है, वो रॉ मटेरियल है। खोखे पड़े हैं, सेमी फिनिश गुड्स है। और ये पेन बने हुए पड़े हैं, ये फिनिश गुड्स है। स्टॉक इन ट्रेड, मान लो इस पेन के कागज ऊपर पैक करने वाले हम नहीं बनाते, मंगवाते हम सीधे, हम क्यों बसड़ पाले उसकी मशीन लाने की, अपना मंगवा लेते हैं वो चीज है। तो वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। ये 4 तरह का माल पाया जाता है, इनमें इन्वेस्टमेंट होती है जनरली, बात समझाई होगी। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो। अब कह रहा है फिक्स इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या है। एक बात बताओ, मशीन लाने के देश में क्या फायदे हैं। एक तो देश वालों को रोजगार मिलेगा, ये फायदे हैं। जीडीपी इंक्रीज होगी, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतने ज्यादा जीडीपी एनहांस होगी। और क्या फायदे हैं, कस्टमर को चॉइस मिलेगी, जितने ज्यादा मशीनें होगी उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, उतनी ज्यादा चॉइसेस मिलेगी। हाँ, सर्विसेज मिलेगी। एक पेन लेने जाओ, 500 कंपनी है पेन की, 2 रुपए से लेके 1 लाख तक का पेन मिलता है मार्केट में, है ना। एक कोई भी चीज लेने जाओ, आज इतना कंपटीशन है, क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट बहुत सारी है, मशीनें बहुत सारी है आज की डेट में, प्रोडक्शन यूनिट इतनी सारी खुली हुई है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू मशीन्स, ड्यू टू फिक्स एसेट, फिक्स इन्वेस्टमेंट। सही है, तो ये चीज है। लोगों को चॉइस क्यों मिल रही है, कोई 1000 की चीज दे रहा है, वही चीज 500 की देने वाला मिल जाता है मार्केट में, खड़ा हो जाता है, वो मैं दूंगा 500 की। कोई 500 की दे रहा है, वो 300 की खड़ा हो जाता है देने वाला, वो 1000 की चीज 100 की बिक रही है, क्यों? कंपटीशन है। समझ रहे हो कि नहीं समझे? कंपटीशन होने के कारण ये काम हो रहा है। एक तो कस्टमर को चॉइस मिल रही है, भाई तू नहीं देगा कोई और देगा, कोई और नहीं देगा कोई और देगा, तो ये चीज है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में बताया जनरली ये 4 चीजों में होती है, सेमी फिनिश गुड्स और सब में। पैसा तो सब में लगता है। अब वो खोखे तैयार किए पहन के, वो फ्री में थोड़ी आए हैं,
पैसा तो उसमें भी लगा, माल में पैसा तो फंसा पड़ा है। 1 करोड़ का ये खोखे का माल पड़ा है पूरा का पूरा, 1 करोड़ का फिनिश गुड्स पड़ा है मेरा, 1 करोड़ का ये पड़ा है, 1 करोड़ का ये पड़ा है, 5 करोड़ रुपए फंसे पड़े हैं इसमें। वही है, finish और semi-finish। नहीं देखो, सेमी फिनिश गुड्स, हाँ, रॉ मटेरियल, अच्छा, हाँ, देखो फिनिश गुड्स, सही है। हाँ, स्टॉक एंड ट्रेड नहीं लिखा, वो भी ऐड कर लियो करना चाहिए तो। मैं तो पूरा बता के चलता हूँ, बुकों में ना लिखा हो, जो बुक लिखने वाला भी तो आदमी है, वो भूल सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, तो देखो समझ आई। तो सिग्निफिकेंस क्या है, देखो डे टू डे रनिंग एक्सपेंस से बचोगे अगर रॉ मटेरियल एक तो इकट्ठा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हो, नहीं तो बार बार टेम्पो करना पड़ेगा, बार बार लाओ, खत्म होता दिखेगा। एक बल्क में लिया है एक बारी में, तो इन अनइंटरप्टेड सप्लाई बचेगी नहीं बचेगी, बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अनइंटरप्टेड सप्लाई, लेबर खाली नहीं बैठेंगे आपके पास, प्रॉपर प्रचुर मात्रा में आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, लेबर खाली बैठेंगे ही नहीं। जिंदल फैक्ट्री में 1 घंटा लेबर रुक जाए तो 20 लाख रुपए का खर्चा है, कैसे पूछो, 20,000 लेबर है, ओके। एट द टाइम 20,000 लेबर हैं, काम कर रहे हैं। आप एवरेज सैलरी 400 रुपए मान के चलो, रोज की दिहाड़ी एक लेबर की आराम से होती है, तो 20,000 गुना 400 रोज की दिहाड़ी कितनी होगी, 20,000 गुना 400 करो आप, कितने हो गए 20,000 गुना 400, ये हो गए 80 लाख रुपए 8 घंटे के। 1 घंटे के कितने हो गए 10 लाख रुपए का। मैंने तो 20,000 लेबर का एग्जाम्पल लिया है, 20,000 नहीं है, 50-60,000 लेबर है। ये बिहार ब्यूर से आई हुई और आई हुई, शिफ्टों में देखें तो 5-5 हजार 10-10 हजार है, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 1 घंटा चाय पानी पीने में भी बर्बाद कर देते तो अगले 10 लाख रुपए ले बैठे, समझे कि नहीं समझे। 10 लाख रुपए 2 घंटे बर्बाद हो गए, 20 लाख गए। ये होता है। मैनेजमेंट क्यों रखते हैं, टीम को क्यों रखते हैं, इसलिए तो रखते हैं ताकि टाइम बर्बाद ना हो। क्यों मैनेजमेंट के पैकेज 20-20 लाख के होते हैं, एमबीए के 20-20 लाख 30-30 लाख पैकेज होते हैं, क्योंकि उसको मैनेजमेंट करनी आती है। जहां मैनेजमेंट है वहां पावर है, बिजनेस स्टडीज। जहां मैनेजमेंट है वहां सब कुछ है, जहां मैनेजमेंट नहीं है वहां खत्म है कहानी। आप सोचते हो भाई मैं पैसे बचा लूंगा, खुद ही काम कर लेता हूं। अरे खुद काम करने की बजाय कुछ और काम करो ना, एक एफिशिएंट बिजनेस को बढ़ाने का काम करो। बिजनेस आपका पीछे निकल रहा है और कस्टमर आपके जा रहे हैं वापस, कोई फायदा नहीं होगा ना, बात ये है, समझाई। अच्छा, डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस बच जाते हैं अगर स्टॉक रखो तो प्रॉपर। इतना भी ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए कि यार पैसे फंसा दिए सारे, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रोज लाना पड़े। मतलब एक एवरेज स्टॉक लेवल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको अगर बिजनेस चलाना है तो। अब इतना रिस्क नहीं लोगे तो भैया फिर तो खत्म कहानी है। अब सोचोगे ना यार क्या पता रेट बढ़ जाए, क्या पता कम, इस हिसाब से तो तुम ला ही नहीं पाओगे, इस हिसाब से तो तुम धंधा ही नहीं कर सकते। क्या पता यार रेट कम हो जाए, क्या पता यार रेट ज्यादा हो जाए, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। कस्टमर तुम्हारी बात थोड़ी देखेगा खड़ा होके और कहीं से ले लेगा, बात खत्म। कई लोग होते हैं ऐसी सोच के यार रेट कम होने दो फिर देखते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा होने दो वैसा होने दो। कस्टमर तुमको देखता थोड़ी रहेगा, तो ये चीज है, कस्टमर तो ले आएगा भैया, सीधी सी बात है। देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में किस चीज का डिफरेंस है, डेप्रीशिएशन का। ग्रोस को नेट में बदलना है तो क्या करूं, डेप्रीशिएशन घटा दूं, और नेट को ग्रोस में बदलना है तो डेप्रीशिएशन ऐड कर दूं, सही है। तो ये चीज है। आगे चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं, तो वही फायदे हैं, जीडीपी बढ़ेगा है, रोजगार मिलेगा, ये होएगा वो होएगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनेगी, चॉइसेस मिलेगी, यही तो लिखा हुआ है ना। तो वही चीज है, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा उसको। ग्रोस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, डेप्रीशिएशन का डिफरेंस है सिर्फ। उसमें डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ होता है, उसमें डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ नहीं होता। वो वैल्यू एडिशन में ये काउंट होता है लेकिन ये काउंट नहीं होता वैल्यू एडिशन में, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट दिखाता भाई, ये दिखाता है कि भाई आपकी नेट वर्थ क्या है, लेकिन ये नहीं दिखाता आपकी नेट वर्थ, क्योंकि इसमें डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है। इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है, इसमें डेप्रीशिएशन नहीं जुड़ा होता, वही बात है, वो कहानी नहीं है, बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन, व्हाट इज डेप्रीशिएशन। इतनी देर हो गई अपने को डेप्रीशिएशन के बारे में बोलते हुए। क्या होता है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है एक तो चीज यूज करने से जा रही है, मतलब नॉर्मल वियर एंड टियर कब होता है, जब हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को। मान लो मेरे लैपटॉप को यूज करते 5 साल हो गए, मैं मानता हूँ कि एक लैपटॉप की वैल्यू 10 साल है, सीधी सी बात है। ढंग से यूज करो, तसल्ली से, मिट्टी वाले प्लेस पे ना हो और सारी चीज ना हो, तो 10 साल लाइफ चल जाती है, आराम से चलता है लैपटॉप 10 साल, ठीक है। तो अब 5 साल हो गए, आधी वैल्यू का रह गया ना ये, भाई डेप्रीशिएशन तो लगता है ना यूज होने से। ब्लास्ट हो गया वो बात अलग है, बैटरी उड़ेगी खत्म होगी वो अलग है, डिस्प्ले गई वो अलग बात है, वो आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया।
वो आपकी गलती की वजह से हुआ है। आपका फोन गिरा, किसकी गलती? आपकी गलती है। वैसे फोन की गलती तो नहीं है ना, फोन अपनी तरफ से खराब नहीं हुआ ना, बात ये है। नॉर्मल वियर एंड टियर एक तो आ जाता है, एक एक्सीडेंटल डैमेजेस, छोटे मोटे डैमेजेस। मान लो इसकी तार खराब होगी हल्की फुल्की, कोई छोटी मोटी चिप है 200 रुपए की, वो खराब होगी, वो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे माने जाते हैं, डेप्रिसिएशन में ही जुड़ते हैं वो। मेरे को पता है यार थोड़ी बहुत तो वैल्यू जाएगी, थोड़ा बहुत स्क्रैच तो लगेंगे भैया, चलाओगे तो मार्केट में, सीधी सी बात है चीज को, है ना। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब मेरे को पता है कि हर साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो भाई लैपटॉप के दाम तो गिरेंगे, सीधी सी बात है। आप सोचो मैं आईफोन 15 ले रखे हैं भाई, मेरे तो उतने रेट रहने हैं फोन के, नहीं रहेंगे। 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, एक दिन 19 भी आएगा, आपके रेट गिरते जाएंगे, यूज कर रहे हो तो गिरेंगे। वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यूं नहीं है कि आज खरीद के लाया अगले दिन ही गया रेट, वो डेप्रिसिएशन नहीं है। ये तीनों चीजों को मिला के डेप्रिसिएशन बनता है। ये ऑल थ्री थिंग्स इंक्लूड इन द डेप्रिसिएशन, ये तीनों की तीनों चीजें मिलकर डेप्रिसिएशन बनती है। वो बोलते हैं नहीं रेट 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, उस 10% में ये तीनों चीजें आ जाती है। मतलब नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये थ्री चीजें जो है कवर होती है। नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और क्या? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्ट था मेरे को कि भाई इतना रेट जाएगा, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता कभी भी भाई। एक्सपेक्ट तो होता है कि भाई इतना रेट तो जाएगा, 10% तो देखो भैया आईफोन का हर साल रेट जाता है, साफ बात है। आप इस साल लेके आए हो 60,000 रुपए का, 70,000 रुपए की चीज, तो 10,000 तो गए समझ लो, हर साल जाएंगे 10,000। चाहे तू उसको मिड में बेच दे ईयर के, चाहे तू एंड में बेच दे, तो भी उतने का ही बिकेगा। तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है इस बात का। 60 की जाएगी तो 60 की जाएगी वो चीज, अगर 70 की आई है तो। चाहे वो तू अगले दिन बेच दे तो भी उतने की जाएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, बात ये है। समझ आया डेप्रिसिएशन का मतलब? ठीक है। इसके बाद में देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के फायदे क्या हैं? देखो एक तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखा हुआ है। क्या आगे तुम 10 साल बाद मशीन लाओगे तो तुमको दिक्कत नहीं आने वाली इन फ्यूचर। भाई पैसे इकट्ठे हो गए थोड़े थोड़े करके, एक तुम इकट्ठे पैसे निकालो बिजनेस से, बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा, 1 करोड़ की मशीन है, एक तुम 10-10 लाख रुपए हर साल निकाल रहे हो प्रॉफिट से, तो उससे क्या होगा तुमको पता नहीं चलेगा। 10-10 लाख रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है एक बड़े बिजनेस के लिए। तो उससे क्या होगा, एक अलग से रिजर्व फंड इकट्ठा हो गया। एक डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट प्रॉफिट कम दिखेगा। एक ये फायदा कि नेट प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, एक तो ये बेनिफिट हो गया हमारे को। और क्या बेनिफिट हुआ है हमारे को डेप्रिसिएशन के? ये नेट वैल्यू एडिशन दिखाता है। डेप्रिसिएशन अगर घटा रहे तो नेट वैल्यू एडिशन दिखाएगा, आपकी रियल सच्चाई बताएगा। आपके पास ये है भैया, ये नहीं है, अगर 1 लाख की चीज नहीं है वो, आपके दिमाग में मानने बैठे हो मेरे तो 1 लाख रुपए है ये, वो 1 लाख नहीं है भाई, 70 रह गए वो, 3 साल यूज करते हो गए आपको, ठीक है ना। वो 70,000 रुपए की चीज है, 1 लाख की नहीं है। जो आप 1 लाख की मानने बैठे हो अपने दिमाग में, यूज भी तो कर लेना भाई, उसमें से आपने प्रॉफिट नहीं निकाला, प्रॉफिट कर लिया ना, यूज कर लिया ना उसको। अब आप 1 लाख की मानने बैठे रहोगे क्या? उसको नहीं बैठे रह सकते हैं, बात ये है। एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड क्या है यार? एक्सपेक्ट ही नहीं था मेरे को कि ये काम भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली प्राइस डाउन हो गया उसका, मेरे को क्या पता था कोरोना आएगा। 2400 रुपए का शेयर था, 800 का आ गया। रिलायंस का शेयर 2400 का था, सीधा गिरा नीचे पैडी पे, 800 रुपए का आ गया। सही है, दुनिया में किसी ने सोचा ही नहीं था। स्टॉक मार्केट ऐसे क्रैश करी, झूला बन गया स्लाइड वाला, सीधा गया यूं मार्केट। पहले ऐसे जाती धीरे 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 धीरे, सीधा गया मार्केट, धरती पे लगी पूरी मार्केट, खत्म। समझ आई? पूरी मार्केट डैमेज होगी, कैपिटल लॉस है, पूंजी खत्म होगी लोगों की, जिन्होंने खरीद के रखे हुए थे सोच के कि भाई हाँ बेचेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं समझे, वो सीधा धरती में लगे, सीधा आए स्लाइड से। फिर जिसने उस टाइम में खरीदे 800 के भाव में, 600 के भाव में, आज करोड़पति बने पड़े हैं, 4 गुना करके पैसे, 5 गुना करके। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज है। तो ये भी फायदा मेरे को, इसका भी एडवांटेज मिला है। देखो मैंने उसमें उस टाइम में खरीदे थे, समझे? उस हैं अब 2400-2500 का तो होगा, हाँ होगा, आराम से होगा। 800 के 2400 हो गए। उस टाइम में जिसने खरीदे होंगे उसकी तो मौज होगी, और जिसने पहले से खरीद रखे होंगे उसकी इसी तीसी होगी। ठीक है, जिस दिन लॉकडाउन लगा था ना भाई, उसी दिन क्रैश मार गई थी मार्केट का, पता नहीं कितने साल चलेगा ये, चल रुकेगा भी नहीं रुकेगा। तो वो बात है, रिस्क वाली बात थी वो, वहां पे और खरीदते तो और भी खरीद लेते, रिस्क वाली बात है ना। अब सर्टेनिटी की बात नहीं है, कब तक चले पता नहीं, 850 से भी नीचे गिर जाए फिर कर लेंगे इसका, 400 हो जाए फिर
हमारी आधी कैपिटल बर्बाद गई। तो ये चीज है, कोई भरोसा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि भाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे क्या होएगा भविष्य में। तो ये कैपिटल लॉस है, तो पूरा कैपिटल लॉस है, बिना यूज करे किसी चीज का जाना, खत्म होना। अनएक्सपेक्टेड था, 1 करोड़ का प्लांट ले गए, ब्लास्ट हो गया अगले दिन ही, ना उसका इंश्योरेंस था ना कुछ था, कच्चे में लेके आए थे, क्या करे उसका, अचार कर ले उसका, कबाड़ में बिकेगा वो। वैसे ही हुआ है हैं 29 का कि हाँ 28 को उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया गाड़ी का। हाँ क्या क्लेम मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड था कि भाई क्या मतलब होगा क्या वो सब, उस गाड़ी का कुछ नहीं होगा, बर्बाद, कबाड़ में बिकेगा, लोगा ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार का, वो भी बिके ना बिके कोई गारंटी नहीं। सही है, तो ये चीज है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं है कोई चीज। एक्सपेक्टेड पता है मेरे को कि भाई इतनी चीज तो जाएगी, डाउन होएगी, एक्सपेक्टेड समझ गया होगा। एक्सपेक्टेड तो डेप्रिसिएशन का पार्ट है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी उठती है। कौन उठेगा इसको? इंश्योरेंस कंपनी। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है मान लो, उसको इंश्योरेंस कंपनी उठेगी। इफ देखो इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है ये तो, लेकिन ये क्या है? इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज। इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, ब्लास्ट होगी कोई चीज है, भूकंप आ गया, दह गया सारा का सारा सौदा। पिछली बार फतेहाबाद के अंदर में बारिश का पानी जमा हो गया था, मतलब 7-7 फुट तक पानी खड़ा हो गया था। दिवाली के सीजन में सब फसलें बर्बाद होगी, सारा सौदा खत्म हो गया। वो क्या हुआ? नुकसान हो गया। दिवाली के सीजन में इतना इतना स्टॉक जमा करके रख रखा था, सारा बर्बाद। सबने लोगों ने पैसा लगा लगा के रखा हुआ था, कमाएंगे पैसे, नहीं समझे, सारे बर्बाद हो गए। ये चीज है। कपड़े गल गए, कपड़े पड़े 5-6 दिन तक ओढ़ रहा था पानी, वो कपड़े पड़े गल गए व्यापारियों के, सारा खत्म हो गया सिस्टम। समझे कि नहीं समझे? ये चीज होती है। अनएक्सपेक्टेड था ये, तो वो तो लॉस हो गया, बिना यूज करे लॉस हो गया। मशीन है, बेड बूड सारे खराब हो गए। जिसका घर चलो फर्स्ट फ्लोर पे था वो तो बच गया, जिसका बेचारे का था ग्राउंड फ्लोर पे वो तो गया, खत्म होगी उसकी तो कहानी। तो ये चीज है। बेड बूड, अलमारी सब जो लकड़ी का सौदा था वो तो खत्म, लोहे का सौदा जर खा गया। तो ये चीज है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड इट इज पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस। भैया ये तो पूंजी गई ना। मैं आज लैपटॉप ले गया, कल पता चला बैटरी खत्म होगी इसकी, तो है खत्म होगी। रिफर्बिश नाम के लैपटॉप आते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप बोलते हैं जिनको, दिल्ली में मिलते हैं, जो मतलब सस्ते मिल जाते हैं, लाख रुपए के लैपटॉप 20-20 हजार रुपए में, समझ रहे? रिफर्बिश्ड लैपटॉप होते हैं। अब पता चला यार फ्रॉड हो गया मेरे साथ, 20,000 का लेके आया, सारा उसके आते ही स्क्रीन डाउन होगी, खत्म होगी, वो सौदा हो गया, वो हो गया, वैल्यू ही खत्म होगी उसकी। होते हैं, अनएक्सपेक्टेड था ये, तो वो चीज। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ फिक्स, देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन में 3 बातें आती है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना। लेकिन ये क्या है? इसमें तो बहुत सारी चीजें आ सकती है। ब्लास्ट होगी मशीन, अर्थक्वेक आ गया, रिसेशन हो गया, लॉकडाउन में रिसेशन नहीं हो गया था, एकदम शेयर नीचे गिरे, कैपिटल लॉस है, सीधी बात है। कोई भी चीजें हो सकती है, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड थी जो चीज, हो ही नहीं सकती थी, अब होगी, क्या करें? इलाज क्या है? क्या करें? गाड़ी पलट, अब मैं ये सोच के थोड़ी दिल्ली जा रहा हूँ गाड़ी पलटेगी रास्ते में, पलटेगी गाड़ी, क्या करे? मर गया कोई बंदा, क्या कर सकते हैं? मर गया, अब क्या इलाज है? सीधी सी बात है, कोई इलाज नहीं है। अगर पता होता पहले ही तो कौन जाता है? तो ये चीज है, पता हो तो आधे 90% एक्सीडेंट ही ना हो दुनिया में। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है? स्टॉक एंड फ्लो पता है ना? स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? देखो, ए फ्लो इज, यहाँ से पढ़ते हैं, स्टॉक इज ए क्वांटिटी। पता है स्टॉक क्या है? यहाँ से पढ़ते, ये डिफरेंस देखो। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या स्टॉक है आपके पास? ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम अप्रोच है, पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड डायमेंशनल है, देखा जाए तो कितने पीरियड बाद आप निकाल रहे हो, कितने पीरियड बाद आप डाल रहे हो किसी चीज को। फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो सकता है। जैसे मान लो पैसे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं डलवा रहे हैं खाते में, ठीक है? तो ये चीज है इनफ्लो आउटफ्लो। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है। इट इज मेजर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं आप इस चीज को, लेकिन ये टाइम डायमेंशनल नहीं है। इसको स्पेसिफिक पॉइंट पे देखा जाता है, भैया इस पॉइंट पे क्या स्टॉक है आपके पास, तो ये चीज है। लेकिन ये क्या है? फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल है ये, मतलब
एक टाइम के बाद आपके पास कितना कितना फ्लो हो रहा है, एक पीरियड के बाद कितना फ्लो हो रहा है आपके पास। एक टाइम मान लो हर महीने में 10,000 रुपये अपने खाते से निकाल रहा हूँ, तो वो क्या है, फ्लो है। हर 15 दिन में मान लो मैं 1,000 रुपये डलवा रहा हूँ मेरे खाते में, तो वो क्या है, फ्लो है। ठीक है, तो ये चीज है। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना फ्लो होगा, तुम्हारे खाते में जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने खर्च होंगे। जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना फ्लो होगा, और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा स्टॉक कम होएगा। दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती है चीजें। आगे चलो, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, पहले तो हाउस होल्ड सेक्टर आता है, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा एक्सटर्नल सेक्टर, नेट एक्सपोर्ट, मतलब जो बाहर के लोग डिमांड करते हैं। चारों लोग डिमांड कर रहे हैं ना इकोनॉमी से कुछ ना कुछ। देखो इंटरसेक्टोरियल फ्लो में 2 फ्लो आते हैं, एक तो रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो में मनी की बात ही नहीं हो रही, रियल फ्लो में मनी की बात ही नहीं हो रही, लेकिन मनी फ्लो में सिर्फ मनी की बात हो रही है। मैं एक बार बोर्ड पे बताता हूँ इस चीज को, बहुत अच्छे से समझ आएगी ये चीज। एक होता है मनी फ्लो, मनी फ्लो, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, एक तो होता है प्रोड्यूसर, एक होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। ठीक है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, मनी के अंदर बात कर रहे हैं। और ये क्या दे रहा है इसको, ये क्या दे रहा है इसको, क्या दे रहा है ये हाउस होल्ड दे रहा है फैक्टर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ये सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, है ना, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्यों कर रहा है, लैंड ले रहा है तो किराया दे रहा है भाई, लेबर को हायर कर रहा है हाउस होल्ड से तो उनको वेजेस सैलरी दे रहा है भाई, बिजली का बिल भर रहा है भाई, बिजली ले रहा है तो, है ना, सारी चीजें ले रहा है, तो बदले में फैक्टर पेमेंट कर भी रहा है ना साथ में, नहीं समझे। ये फैक्टर पेमेंट कर रहा है और ये गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर रहा है, ये मनी में बात हो रही है। और रियल फ्लो किसको बोलेंगे, रियल फ्लो जहाँ पे मनी की बात ना हो, ये प्रोड्यूसर है, ये हाउस होल्ड है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है इसको, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है इसको, ये फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज, हाँ फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ से उठ के आ रहे हैं, हाउस होल्ड से उठ के आ रहे हैं। हाँ उल्टा है ये, बिल्कुल ठीक है, समझ आया नहीं आया। इंटरसेक्टोरियल फ्लो, ठीक है, एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड तो होगा, बिना डिपेंड हुए बात नहीं बनती। मनी फ्लो समझ आया होगा, रियल फ्लो समझ आया होगा। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सर्कल में, हाँ लास्ट है, सर्कल में घूमता है पैसा, चक्र में घूमता है, चक्र, संसार का चक्र चलता ही चलता है। सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ किसी भी गुड्स एंड किसी भी सर्विसेज का, मान लो तुम डिमांड कर रहे हो, जब ये सर्विस चल रही है यहाँ पे, तुम्हारे डिमांड करने से ये पेन बने हैं, तुमने डिमांड करनी जिस दिन छोड़ दी, लोगों ने जिस दिन डिमांड करनी छोड़ दी, उस दिन खत्म हो जाएगी वो चीज, संपूर्ण विनाश हो जाएगा उस चीज का, खत्म हो जाएगी वो चीज। संसार जो है प्रोडक्शन से चल रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ठीक है ना। मैं सर्विस दे रहा हूं तभी मेरा काम चल रहा है, कोई दुकान खोले बैठे वो सर्विस दे रहा है, गुड्स बेच रहा है, तभी उसका काम चल रहा है। हर इंसान गुड्स एंड सर्विसेज पे ही डिपेंड है, सीधी सी बात है। कोई तीसरी चीज संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप बेचते हो, या तो कोई गुड्स में या कोई सर्विस में डील करता ही पाएगा, हो ही नहीं सकता कि आप तीसरी किसी चीज में डील करते हो। प्रोडक्शन होता है सबसे पहले, गुड्स एंड सर्विस का, दोनों आ जाती है उसमें उसके बाद में मेरे को इनकम मिली, मेरे को मान लो फीस के रूप में इनकम मिली, अब वो मैं क्या करूंगा, कहीं और खर्चे करूंगा, अलग अलग जगह पे 25 जगह है जहाँ पे खर्चे हो सकते हैं, खर्चे करें, है ना। फिर डिस्पोजल ऑफ इनकम हो, मतलब खर्चा किया मैंने, हाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं दुनिया में, कितने खर्चे हैं आपने, खर्चे किए XYZ, उसकी तो इनकम होगी, मैंने जहाँ खर्चे किए, तो वो भी कहीं ना कहीं और खर्चे करेगा, ठीक है। फिर प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर इनकम जनरेशन हुई, फिर खर्चे हुए। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। आप कमाई कर रहे हो, आप बस ये बेच सकते हो ना, ये रिमोट बेचने का काम है आपका, सिर्फ आप ये बेच सकते हो, बाकी चीजें तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी ना। अब आप फोन बेच रहे हो, चलो आप अपने लिए एक फोन ले आए, लेकिन बाकी चीजें आपको लेनी हो, सब्जियां लेनी हो, कि आप सब्जियां खुद उगा लोगे, ईंटें लेनी है, ईंटें आप खुद बना लोगे, ईंटें आपको मान लो सरिये चाहिए कि आप सरिये खुद बना लोगे, पंखा चाहिए आप पंखा खुद बना लोगे, टाइल चाहिए आपको टाइल क्या खुद बना लोगे, बेंच की जरूरत है क्या बेंच खुद बना लोगे। हम सिर्फ एक चीज दे सकते हैं संसार को, बाकी चीजें हमको बाहर से लेनी पड़ती है, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ सर्विस दे सकता हूँ पढ़ाने की, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं बाकी चीजें लेता हूँ मार्केट से, सही कि नहीं है सही। तो ये चीज है, घर की चीज क्या होती है, आज की तो सारी चीज बाहर से है, अब घर की चीज है, ये घर की चीज कहाँ से, बाहर से नहीं लाए,
लाए तो बाहर से हो ना, बनाई घर पे होगी, चलो बात अलग है। चीजें तो फैक्टर तो जो इनपुट है वो तो बाहर से लाए हो, तो वो चीज है। 3 फेज आती है संसार में। सबसे पहली फेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे इनकम जनरेट हुई, फिर एक्सपेंडिचर किए। आपकी जेब में इनकम क्यों आई? क्योंकि आप दुकान चला रहे हो। तो मेरे पास इनकम क्यों आई? क्योंकि मैं सेंटर चला रहा हूँ, उस वजह से मेरे पास इनकम आई और मैं अलग अलग जगह पे खर्चे कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास इनकम आई दुकान चलाने की वजह से, किसी कोई और बंदा फैक्ट्री चला रहा है, उसकी इनकम फैक्ट्री से आई, तो वो वहां से इनकम जनरेट करके अलग अलग जगह खर्चे करें। सभी ऐसा ही तो करते हैं। और कैसा करते हैं? सेम तो करते आ रहे हैं। क्यों इनकम कमा रहे हैं? खर्चे करने के लिए। और किस लिए कमा रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलो। लेकिन मैं अलग चीजों के लिए कमा रहा हूँ पैसे, मेरे को इनकम ज्यादा कमानी नहीं है। ठीक है, मेरे को मैंने एक बजट बनाया हुआ है, एक्चुअली एक फंड बनाया हुआ है मैंने, उस फंड में जा रहा है सारा पैसा। जिस दिन वो फंड इकट्ठा हो गया, पूरी एजुकेशन इस साल में फ्री कर दूंगा। मेरा एक टारगेट है जिंदगी का कि बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। मतलब कहने का क्या है, ये फंड इकट्ठा हो रहा है एक प्रकार से। अब आप जो फीस दे रहे हो वो फंड में जाएगी, इकट्ठी हो रही है वो पैसे। जो मैंने प्लॉट भी खरीदे हुए हैं वो भी फंड का एक प्रकार है, ताकि वो फंड और इंक्रीज हो जाए। जिस दिन मेरे को लगा फंड पूरा हो गया, उस दिन सारे प्लॉट बेच दूंगा, एक जगह इकट्ठे कर लूंगा सारे पैसे, वो बैंक में चढ़ा के उसका ब्याज निकाल के आराम से पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ आई? पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी कभी पैसे चार्ज नहीं करेंगे किसी चीज़ के, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो कॉमर्स हो, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल। धरती में गोड्डे लग जाएंगे लोगों के। समझ आ रही है बात? धरती में गोड्डे लग जाएंगे लोगों के, विशेष जैसे वालों के। अठन्नी नहीं कमाई होगी उनकी, अठन्नी। आज के भी कंप्यूटर अनाउंस कर देना फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे गोड्डे लग जाएंगे धरती में इनके। इनके समझ को नहीं होगी क्या कर दिया इसने। जियो वाले ने फ्री कर दिया, मान लो 1 साल, क्या हुआ देख ले। वोडाफोन खत्म ही कर दी कंपनियां, आज भी नहीं चल रही वो इतनी। तो ये चीज है, जियो की आदत डलवा दी लोगों को, तो वो बात है। समझ आई? तो ये चीज वही है जो मैंने अभी अभी बताई। ठीक है, अपने अपने अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच के ऊपर निर्भर है। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मेरी अलग सोच है। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो फायदे क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, क्या पता चलेगा? नेशनल इनकम कितनी है हमारे देश की पता चलेगा हमको। नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरियल इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट पता चलेगा, सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई तो मैं तो अपना काम खुद चला रहा हूँ, खुद नहीं चला सकता कोई भी इंसान, लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी चीज़ करनी हो आपको पड़ेगी। आप अकेले नहीं कर सकते कुछ भी, आप एक चीज़ बना सकते हो सिर्फ। ठीक है, ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। समझ आया अभी चैप्टर ये?